बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम स्टडी करने लगे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक इंतहाई आसान टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में आया करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इसके अलावा जो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है बजाते खुद ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो आइए स्टडी करते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। तो प्यारे बच्चे, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट यही हमारे टॉपिक का नाम है। लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हो गए और आइए लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है द रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करने वाला जो रिएक्टेंट होता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार को कैसे कंट्रोल करता है ये हम देखेंगे। और दूसरी बात जो इसने की है कि इट कंज्यूम्ड अर्लियर, ये पहले खत्म हो जाता है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, जो भी आप नाम देना चाहें। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मेरे पास एक जबरदस्त एग्जांपल है। वो फर्ज करें आप कुछ लम्हे के लिए ये सोचें कि आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप किसी बाजार में सैंडविच बेचते हैं, बर्गर बेचते हैं, शवारमा बेचते हैं। तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे समझेंगे? हम लोग बनाने लगे हैं सैंडविच। सैंडविच जो गरीबों वाला सैंडविच होता है ना, उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक कबाब की जरूरत है, दूसरा स्लाइसेस की जरूरत है जो ब्रेड की बनी होती हैं। अब कबाब देखिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास ना ये एक कबाब है, इसको ना चप्पल कबाब भी कहते होते हैं, चप्पल, हाँ। ये कबाब हो गया और इस कबाब के नीचे यहाँ पे एक स्लाइस है, यानी कि ब्रेड का टुकड़ा, और इसके ऊपर एक और स्लाइस है, यानी दूसरा ब्रेड का टुकड़ा। तो ये एक सैंडविच बन गया है। ये गरीबों वाला सैंडविच है, अमीर बेचारे तो पता नहीं कैसा कैसा सैंडविच खाते हैं। एक कबाब दरमियान में रख दिया, ऊपर और नीचे जो है वो स्लाइस रख दिए, तो ये एक क्या बन गया? ये एक सैंडविच बन गया है। ओके जी, अब आगे चलिएगा। टोटल हमारे पास कबाब जो है वो है 30 कबाब हैं और स्लाइसेस हैं 58। अब आप कैलकुलेशन करें, आपने सैंडविच बनाने हैं, टोटल 30 कबाब और 58 स्लाइसेस हैं। अब एक कबाब में एक सैंडविच में एक कबाब और दो स्लाइसेस आती हैं, तो टोटल कितने बनेंगे सैंडविच? तो टोटल सैंडविच बनेंगे 29। अच्छा, ओ यार एक बात तो बताओ भाई, बोलो। बात ये है कि यार कबाब तो 30 हैं, तो सैंडविच क्यों 29 बने हैं? अरे सैंडविच क्यों नहीं 30 बने? अरे भाई स्लाइसेस जो 58 हैं, सैंडविच क्यों 29 बने हैं? सैंडविच इसलिए 29 बने हैं क्योंकि स्लाइसेस खत्म हो गई हैं, कबाब तो अभी भी एक बचा हुआ है। यानी टोटल 30 कबाब जो थे तो 29 सैंडविच बन गए, एक कबाब अभी भी बच गया है। कौन खत्म हो गया? स्लाइसेस खत्म हो गए, जिसकी वजह से सैंडविच बनने का प्रोसेस रुक गया। सैंडविच हमारा प्रोडक्ट है, स्लाइसेस और कबाब हमारे रिएक्टेंट हैं। एक रिएक्टेंट के खत्म होने से प्रोडक्ट बनने का अमल रुक गया, प्रोडक्ट की मिकदार कंट्रोल में आ गई, रुक गई। तो इन दोनों में से, यानी कबाब और स्लाइसेस में से, वो चीज जो पहले खत्म हुई है, जिसके खत्म होने से रिएक्शन कंट्रोल में आ गया है, प्रोसेस रुक गया है, सैंडविच बनना बंद हो गए हैं, हम उसको नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस एग्जांपल में स्लाइसेस जो हैं ये हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, और जो एक कबाब बच गया है तो इसका मतलब कबाब जो है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक हो गया? तो अब जरा डेफिनेशन समझें। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर लिया किसने? उस रिएक्टेंट ने जो कम मिकदार में था, और वो कौन था? वो स्लाइसेस थे। ठीक है। एंड इट कंज्यूम अर्लियर, क्योंकि ये कम मिकदार में था इसलिए ये जल्दी खत्म हो गया। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जिसके खत्म होने से प्रोडक्ट की मिकदार बनना बंद हो जाए, प्रोडक्ट रुक जाए बनना, ऐसे ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बच गया है उसे एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ये है असल में
लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। चूंकि हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने तो रानी बाजार में या सदर बाजार में या राजा बाजार में काम कोई नहीं करना, इसीलिए हम जो है अपनी बात कहेंगे केमिस्ट्री के हवाले से। अब वो कहता है कि आप कोई एग्जाम्पल हमें दीजिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ के मुताबिक दीजिए, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में वो कौन सी मिसालें हैं जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहली एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक रिएक्शन है। मतलब मैं आपको समझाऊंगा कोयला कैसे जलता है। देखें भाई, ये कोयला जो है ना, कोयला, इसको जब आग लगती है तो केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कंबस्शन। क्या प्रोसेस बोलते हैं? कंबस्शन। तो इस कंबस्शन में होता पता क्या है? कोयला होता है। अब कोयला किस चीज का बना होता है? कार्बन का। कोयले को आग लगती है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है, कोयला ऑक्सीजन के साथ जलता है और इसके जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब कोयला है, ये क्या है? कोयला है, ये ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, इस अमल को कंबस्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें अब दो रिएक्टेंट हैं, एक कोयला है, एक ऑक्सीजन है। अब आप देखें, जो तिक्का बोटी बेचने वाला होता है वो कोयले निकाल के अंगीठी पे रखता है और उन्हें थोड़ा सा चिंगारी देके जलाता है, कोयले जलना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोयला जलता रहता है, जलता रहता है, शाम गए तक, सॉरी रात गए तक, वो 12 बजे तक बेचता रहता है। आप 1 बजे पहुंचे, भूख लग गई, उठ गए नींद से, आपने कहा मुझे एक तीखा बोटी चाहिए, तो उसने कहा नहीं मिलेगा। आप कहते हैं ये गोश्त भी रखा है, सीखें भी रखी हैं, मुझे भून के दो। वो कहता है मेरे पास कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, इसलिए जलने का अमल रुक गया है। ऑक्सीजन, वो नहीं कहेगा ऑक्सीजन खत्म हो गई है, क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। तो इस रिएक्शन में जो कोयला है वो पहले खत्म होता है, जिसकी वजह से जलने का अमल रुक जाता है। इसलिए ये जो कोयला होगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो ऑक्सीजन होगी ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो ऐसा रिएक्शन है, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट लिमिटिंग है और दूसरा एक्सेस में है। अच्छा, मैक्सिमम रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी बर्निंग ऑफ पेट्रोल। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, हमारे मोटरसाइकिल या कार के अंदर जो पेट्रोल जलता है, उसके जलने से हमारा मोटरसाइकिल या कार चलती है। तो वो एक वक्त ऐसा आता है, हम ठहरे हुए होते हैं, क्या पेट्रोल खत्म हो गया। अब पेट्रोल जो जल रहा है वो भी ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, ऑक्सीजन तो खत्म नहीं हुई, वो तो हवा में है पड़ी, मोटरसाइकिल ले रहा है फिल्टर के जरिए अपने अंदर, मगर पेट्रोल खत्म हुआ है। पेट्रोल के खत्म होने से गाड़ी रुक गई है। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज आल्सो नोन एज the reaction in which one reactant is limiting reactant and other is excess. Next is the rusting of iron. लोहे को जंग लगना, ये प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन है और इस प्रोसेस में भी एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होता है, और वो कौन सा है? वो है आयरन। अब लोहे को जंग लगता है, बेशक साल साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को, एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जंग लगने के प्रोसेस में कौन कौन से रिएक्टेंट हैं? एक बजाते खुद वो लोहा है, दूसरा जो है ऑक्सीजन है हवा में, और तीसरा जो है ना हवा में जो वाटर है, नमी है वो। तो हवा में वाटर, नमी या ऑक्सीजन वो तो खत्म नहीं होते, लोहा बजाते खुद खत्म हो जाता है। जब लोहा खत्म तो जंग लगना भी खत्म हो जाता है। तो लोहा जो है, आयरन जो है वो लिमिटिंग। खैर ये हमारी बुक में लिखा हुआ तो नहीं है, मगर ये आ सकता है पेपर में कि कौन कौन सी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं रिएक्शन जिनके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, आपने जो है एक इक्वेशन पढ़ी थी वाटर के लिए, यानी कि H2 + O2 रिएक्टेड टू फॉर्म H2O। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2। अच्छा, इसका मतलब आपको पता है कि ये 2 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ 2 मोल पानी बन रहा है। ये जो मिकदारें हैं ना, अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे और 1 मोल ही ऑक्सीजन लेंगे तो ऐसी मिकदारों को कहते हैं स्टाइशियोमीट्रिक अमाउंट्स या स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट्स। ऐसी मिकदारों को क्या कहते हैं? स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट्स। अच्छा तो 2 मोल ही पानी बन जाता है। अगर आप ले लें 3 मोल हाइड्रोजन या 6 मोल ऑक्सीजन तो ये स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट्स नहीं है। तो वो कहता है अक्सर रिएक्शन जो होते हैं ना उनमें स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट्स नहीं ली जाती, यानी जितनी जरूरत है उतनी दोनों रिएक्टेंट लें, वो आपस में रिएक्ट कर जाएं, पीछे कुछ ना बचे, वो प्रोडक्ट बन जाए,
ज्यादातर रिएक्शन इस तरह से नहीं किए जाते। एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया जाता है और एक रिएक्टेंट को लिमिटिंग में लिया जाता है। क्यों? उसका बहुत बड़ा फायदा है इंडस्ट्रियल लेवल पे, और भी बहुत सारे फायदे हैं, देखें कैसे। तो जो इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है, जो सस्ता रिएक्टेंट होता है, उसकी लार्ज अमाउंट ली जाती है, लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। और जो होता है एक्सपेंसिव यानी महंगा रिएक्टेंट, वो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। आप समझना, जाहिर सी बात है जो लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूं फिर इधर लिखा हुआ बताऊंगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि देखो, एक रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत महंगा है, एक रिएक्टेंट बहुत सस्ता है। जैसे कोयला और ऑक्सीजन की बात ले लें, तो कोयला जो है वो महंगा है, ऑक्सीजन जो है मुफ्त मिल रही है, सस्ती है, जाहिर है इनएक्सपेंसिव है। तो अब ऐसा क्यों करते हैं, मतलब एक चीज कम और एक चीज ज्यादा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि अगर जो जो रिएक्टेंट कम होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो पीछे बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट उस कम मिकदार को खा जाएगा और जल्दी खाएगा, और जल्दी रिएक्शन होगा और फास्ट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि महंगा था, खत्म हो गया, पीछे बचा नहीं, जाया नहीं हुआ, इसीलिए जो है वो जो महंगा रिएक्टेंट है उसको कम मिकदार में लेते हैं ताकि ये पीछे बच ना जाए, ताकि रिएक्शन जल्दी हो। जब रिएक्शन जल्दी होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बनेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमें मिलते रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं जी? यही कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है वो लार्ज मिकदार में लेते हैं और एक्सपेंसिव रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। ये नॉन स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट है, यानी एक बहुत ज्यादा मिकदार में ले लिया, एक थोड़ी मिकदार में ले लिया, नॉन स्टीशियोमीट्रिक। ये जो ली हुई है ये स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट्स हैं। 2 मोल की जरूरत है, 2 मोल ही लिया है। 1 मोल की जरूरत है ऑक्सीजन, 1 मोल ही लिया है। इसको बोलते हैं स्टीशियोमीट्रिक, यहाँ पे नॉन स्टीशियोमीट्रिक। ओके, तो नॉन स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट्स में ही लिमिटिंग रिएक्टेंट की जल्दी पहचान होती है। तो सुनेंगे, अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। ये ऊपर वाली बात, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, पहली रीजंस टू इंश्योर, इस बात को इंश्योर किया जाए दैट एक्सपेंसिव रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वो कहता है जब आप महंगे रिएक्टेंट को कम लेंगे तो महंगा रिएक्टेंट जो है वो थोड़ी मिकदार में है, तो थोड़ी मिकदार वाला जल्दी खत्म हो जाता है, वो बड़ी मिकदार वाला उसे खा जाता है। तो वो एक्सपेंसिव जो रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, पीछे कुछ बचता नहीं है। टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की मिकदार मैक्सिमम बनेगी। इसका मतलब समझो जरा कि भाई रिएक्टेंट जो कम है, ज्यादा वाला उसे खाएगा तो सारे प्रोडक्ट तो बन जाएंगे और प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे। तो जल्दी बनते जाएंगे प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट जल्दी मिल रहा है तो मिकदार भी जल्दी जल्दी इकट्ठी होती जाएगी, तो इसको कहेंगे मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखें, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है, रिएक्शन की रफ्तार भी इससे तेज हो जाती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतने सारे कोयले ले लो, इतना सारा कोयला ले लो, दोनों को आग लगाओ, पहले कौन जल जाएगा? जो थोड़ा है। क्यों? उसका रिएक्शन भी फास्ट होता है। ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो आहिस्ता 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 जलेगा, थोड़ा रिएक्टेंट होगा तो बड़ी फास्ट ऐसे ही जल जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो गया ना उसका। तो अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट लेंगे यानी एक मिकदार कम लेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो रिएक्शन उस कम मिकदार की वजह से फास्ट चलेगा कि ये थोड़ी सी है, मुकाओ इसको जल्दी से, खाओ ऑक्सीजन कहेगा। समझ रहे हो? अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आ जाए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आखिरी बात जो इधर से है वो ये है कि स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप हैं 3 लिखे हुए हैं। जी हाँ, इनको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया खुद से। ये एग्जांपल आपको अगर समझ आ गई तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएक्टेंट को चूज कर सकते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट को भी बता सकते हैं। और ये एग्जांपल मैं इन्हीं 3 पॉइंट को पढ़ के समझा रहा हूं। ये एग्जांपल हम करेंगे, फिर आप ये 3 पॉइंट पढ़ लेना। देखो, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, बल्कि 3 पॉइंट की हेल्प के साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले तो हम जरा सवाल देखते हैं। हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया, हमें 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन दिया गया। कहता है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं। आपने क्या पता करना है? आपने पता करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से
कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन एक्सेस रिएक्टेंट है, दोनों में से एक लिमिटिंग होगा एक एक्सेस होगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर उसका मैस कितना है, और जो प्रोडक्ट बना है वाटर उसके मालिक्यूल कितने हैं, ठीक है। और जो एक्सेस रिएक्टेंट बच गया है वो कितना बचा है, लेफ्ट बिहाइंड, कितना इस्तेमाल हो गया, कितना बच गया। ये सारी चीजें आप इस दो दी गई अमाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पहला काम आपने क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट की मिकदार उसने आपको दी हो, वॉल्यूम दिया हो, मैस दिया हो, जो भी दिया हो, आप उसको पहले पहले मोल में तब्दील करेंगे। यही बात लिखी है हमने भी, क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो मिकदार आपको दी गई है आप उससे उसके मोल कैलकुलेट कर लें। अब मोल कैसे कैलकुलेट करें, मोल सबसे पहले मोल देख लेते हैं, हाइड्रोजन के मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मैस कितना है 4 ग्राम, 4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस H2 का कितना होता है 2 ग्राम। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 मोल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है। उसके बाद 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मैस कितना है 16 ग्राम, ओके। मोलर मैस कितना होता है O2 का 32 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 32 ग्राम, सही है। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी 1/2 आएगा। 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं, ऐसे ही है ना, 1/2 0.5 मोल, 0.5 मोल आधा मोल है किसका, ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। BCE का मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टीशियोमेट्री लगानी है, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन करना है। जरा समझना कैसे, आप जिसके बारे में जानते हैं उसे लेफ्ट साइड पे लिखते होते हैं नोन, और जिसके बारे में नहीं जानते उसे राइट साइड पे लिखते होते हैं। ये देखें, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कितने पानी के मॉलिक्यूल बनाता है, मोल बनाता है, और फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो कितने पानी के मॉलिक्यूल बनाता है। देखो भाई, हम दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं स्टीशियोमेट्री लगा के विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तवज्जो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 2 मोल, ओके। और पानी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं, बिल्कुल। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हमारे पास भी 2 मोल हैं, वाह भाई वाह, हमारे पास भी 2 मोल हैं, वी हैव 2 मोल, हमारे पास 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, तो पानी कितने मोल बनेगा, जाहिर है 2 मोल बनेगा। तो इसका मतलब है इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जो है वो कितने मोल पानी बना सकता है, 2 मोल पानी बना सकता है, ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितने मोल पानी बना सकता है। ऑक्सीजन के इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन यूज होता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितने मोल पानी बनता है 2 मोल पानी बनता है। मगर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास है 0.5 मोल, 0.5 मोल, यानी आप हाफ भी लिख सकते हैं, वी हैव 0.5 मोल। तो अब क्या करोगे, 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो 2 मोल पानी बनता है, आधा मोल ऑक्सीजन यूज हो 1 मोल पानी बनेगा ना, हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो इसे सिंपल कर लें, ये देखो 1/2 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, तो 2 इंटू इसी को जरब दे दो 1/2, ये 2 से कट गया, आंसर क्या आया 1 मोल। देखो ना, बंदा एक कॉमन सेंस भी होती है हर बंदे के पास कि 1 मोल ऑक्सीजन इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑक्सीजन अगर यूज हो रहा है तो 2 मोल पानी बन रहा है। हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास हाफ मोल ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ही वाटर बनेगा। अब देखो, दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो कम मिकदार बना रहा है प्रोडक्ट की, कम मिकदार बना रहा है। हाँ, इधर देखो 30 कबाब थे, 58 स्लाइसेस थे, बच्चों से पूछो इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बच्चा कहेगा कबाब, क्योंकि वो 30 है ये 58 है, वो कम है ये ज्यादा है। हाँ, इस तरह थोड़ी पता चलता है, इस तरह तो यहां भी ऐसे है कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा, ऑक्सीजन एक्सेस होगा, ऐसा नहीं होता। हम कैलकुलेट करते हैं, तरीका है इसका, ऐसे बजाहिर देख के थोड़ा पता चलता है।
इधर हमने जब सैंडविच बनाए तब हमें पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट स्लाइसेस हैं वो खत्म हो गई हैं और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, कबाब है, वो बच गया है। अब सुनना, अगर कबाब पूरे यूज हो जाते तो 30 सैंडविच बनते, मगर वो पूरे यूज नहीं हुए, स्लाइसेस पूरी यूज हो गई। तो स्लाइसेस ने कितने सैंडविच बनाए, 29 सैंडविच बनाए। तो कबाब बना सकता था 30 सैंडविच और स्लाइसेस बनाती हैं 29 सैंडविच। तो दोनों में से कम मिकदार किसने बनाई है? पहले कंट्रोल किसने किया है प्रोडक्ट को? स्लाइसेस ने कंट्रोल किया। तो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम मिकदार बना रहा हो उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चे कहते हैं यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है तेजी से होगा रिएक्शन, ये अलग चीज है, मैं समझा चुका हूं, इधर याद रखें। अब देखो हाइड्रोजन कितने मोल बना सकता है? 2 मोल, 2 मोल बनाता है वाटर। और ऑक्सीजन कितने मोल बना रहा है? 1 मोल बना रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से वो वाला रिएक्टेंट जो कम मिकदार बना रहा है प्रोडक्ट की, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यही बात उसने नीचे लिखी है, उसने कहा आइडेंटिफाई, मालूम करें द रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट को विच प्रोड्यूस, जो पैदा कर रहा है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कम मिकदार, एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और द अदर, और जो दूसरा है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो फिर साबित हुआ कि इस पूरे सवाल में हाइड्रोजन जो है, और सॉरी ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो एक्सेस रिएक्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस सर, हमको समझ आ गया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो प्रोडक्ट बना है वो ओरिजिनली कितना बना है? जो कम मिकदार बनी है, जो कम मोल बने हैं, वही असल प्रोडक्ट है। तो 1 मोल, यानी इस अमाउंट से सिर्फ 1 मोल पानी बनता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो H2O है, वो कितना बना है, उसके मोल कितने बने हैं? 1 मोल ओरिजिनली। ओके हो गया इस मिकदारों से, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाटर है, उसके मोल आ गए हैं। अब जब मोल आ जाएं तो आप उसका मैस भी मालूम कर सकते हैं, आप उसके मॉलिक्यूल भी। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है? 1 मोल H2O का मैस कितना होता है बताऊंगा? 18 ग्राम। सबको पता है? नहीं सर नहीं, ये तो तुमने डायरेक्ट किया, फार्मूले से भी कर सकते हैं कि भाई मोल हो पड़े मैस मालूम करना है। M इज इक्वल टू N इंटू M, मैस इज इक्वल टू 1 मोल है, मोलर मैस 18 होता है, तो बस ज़रब दे दो तो फिर भी 18 आएगा। तो इसी तरह 1 मोल पानी है तो 1 मोल ऑफ पानी के अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? ये भी सबको पता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर कोई और वैल्यूज भी हो सकती हैं, उनको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आखिरी बात रह गई है लेफ्ट बिहाइंड एक्सेस रिएक्टेंट। हमने तुम्हारी बात मान ली कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। अब ये बताओ कि वो कितना इस्तेमाल हो गया, कितना बच गया, उसका क्या तरीका है मैं बताऊं आपको? मैं बताता हूं। अब आपने पता क्या करना है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है, इन दोनों का, दोनों रिएक्टेंट का। अच्छा, इन दोनों में से एक्सेस कौन है? हाइड्रोजन। लिमिटिंग कौन है? ऑक्सीजन। अब आपने क्या मालूम करना है? एक्सेस कितना बच चुका है, जिसके बारे में मालूम करना है उसको राइट साइड पे लिखें H2, और जिसके बारे में पता है उसे O2 पे लिखें, मतलब पहले लिखें। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो जाता है कितने मोल हाइड्रोजन से? 2 मोल हाइड्रोजन से। ओके, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? हमारे पास ऑक्सीजन है 0.5 मोल। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन जो यूज होगा तो कितने हाइड्रोजन को यूज करेगा? 1 मोल। आपको कैसे पता चला? मैं कोई पागल तो नहीं हूं भाई। 1 मोल ऑक्सीजन यूज होता है, 2 मोल हाइड्रोजन को अपने साथ इस्तेमाल कर लेता है, दोनों मिलकर। अगर 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन ले रहा है तो हाफ मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन लेगा? 1 मोल। अब ओरिजिनली पहले पहले हमारे पास थे कितने मोल हाइड्रोजन के? 2 मोल थे। 1 मोल क्या हो गया? यूज। बच कितना गया? लेफ्ट बिहाइंड बताओ। बच गया 1 मोल। अल्लाह करे तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो, 1 मोल हाइड्रोजन बच गया। तो इस तरीके से आप जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह और उसके अंदर मौजूद न्यूमेरिकल को ऐसे करते हैं। अब हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे जो इस टॉपिक में शामिल हैं। न्यूमेरिकल 4.17, और इसमें सवाल ये है
कि आपके पास अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इसे वैसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं, कॉपर की मेटल बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। हमारा ये जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है नाइट्रोजन गैस। ओके, अब वो कहता है क्या है, वो कहता है आपने इस प्रोडक्ट का मैस ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 का मैस आपने मालूम करना है। दिया उसने क्या है, उसने दोनों रिएक्टेंट के मैस दे दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस देकर, ऑक्सीजन का मैस देकर आपसे पूछा था कि वाटर का मैस बताओ, तो तरीका से सेम वही है जो मैंने एग्जांपल बताई थी। सबसे पहले आपको उसने मैस दिया किसका, अमोनिया का 18 ग्राम, और उसने मैस दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड का 90.4 ग्राम। मजे की बात, इन्होंने हमें मोलर मैस भी दे दिए हैं, किसका, अमोनिया का हमें मोलर मैस दिया है 17 ग्राम पर मोल। सेम इसी तरह से इन्होंने हमें मोलर मैस दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, वो दिया है 79.5 ग्राम पर मोल। ओके हो गया। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपको जो जो रिएक्टेंट दिए गए हैं ना, सॉरी, जो जो रिएक्टेंट के मैसेज दिए गए हैं आप उनसे मोल्स मालूम करें। पहला काम तो होता ही यही है, चुप करके आप मोल्स मालूम करें। मैस ऑफ अमोनिया कितना है, 18 ग्राम। मोलर मैस ऑफ अमोनिया कितना है, 17 ग्राम पर मोल। यूनिट लिखे ना लिखे टाइम नहीं होता। मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे मालूम करेंगे, गिवन मैस और मोलर मैस। गिवन मैस है 18, मोलर मैस है 17, इसको डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.06। क्या आंसर आता है, 1.06 मोल। ये मोल निकला है, किसके मोल निकला है, अमोनिया के। अब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के मोल कैलकुलेट करेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड का गिवन मैस है 90.4 और मोलर मैस क्या है, 79.5। आइए दोनों को डिवाइड करते हैं, 90.4 डिवाइडेड बाय 79.5, आंसर क्या निकलेगा, इसका सही आंसर निकलेगा 1.14। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1.14 मोल्स। ओके सर जी, निकला है। अब दोनों रिएक्टेंट के मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम पता क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्टेंट का कंपैरिजन करेंगे स्टाइकोमेट्रिकली विद प्रोडक्ट, और हम देखेंगे इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल बनाता है, वही लिमिटिंग होगा, और उसी से हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट की मिकदार मिलेगी, उसी से हमें प्रोडक्ट का मोल मिलेगा, उससे हम फिर मैस मालूम कर लेंगे। देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट से आप बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदारों को मालूम करें। पहले हम, जाहिर है पहले हमें कौन सा, अमोनिया है ना, तो पहले हम इधर लिखते हैं अमोनिया NH3, ठीक है। रेशो प्रोडक्ट कौन है, नाइट्रोजन N2। इज दैट क्लियर। यहाँ पे हम अमोनिया और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करेंगे, और इधर कर लें या इसके नीचे कर लें, पहले हम इसी का कर लेते हैं। अमोनिया अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने मोल अमोनिया यूज हो रहा है भाई जी, 2 मोल। ओके, 2 मोल अमोनिया यूज हो रहा है, और कितने मोल नाइट्रोजन बन रहा है, 1 मोल। वाह भाई वाह, 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है। हमारे पास अमोनिया का कितना मोल है, हमारे पास है 1.06। 2 मोल अगर अमोनिया यूज हो रहा है तो 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है। अगर 1 मोल, एक पे आए फिर कहानी आगे चलाएं, अगर 1 मोल अमोनिया होगा तो कितने मोल नाइट्रोजन बनेगा, इस 2 को उधर ले जाएं, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मोल अमोनिया बनेगा। मगर हमारे पास अमोनिया कितना है, हमारे पास अमोनिया कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये हमारे पास अमोनिया है 1.06 मोल। इतने मोल अमोनिया है तो कितने मोल नाइट्रोजन बनेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इसी वैल्यू को, 1.06 को। इसका जो आंसर बनता है वो तकरीबन आता है 0.53 मोल, 0.53 मोल। इसका मतलब ये हुआ मोल ऑफ N2, 1.06 मोल ऑफ अमोनिया यूज होंगे, और कितने मोल बनाएंगे नाइट्रोजन के, 0.53 मोल। ये हो गया अमोनिया के साथ नाइट्रोजन का कंपैरिजन। अब हम देखते हैं CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन के साथ कंपैरिजन के ये कितने मोल बनाता है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज होता है और 1 मोल जो है वो नाइट्रोजन बनता है। अगर 1 मोल यूज करें क्यूप्रिक ऑक्साइड तो कितने मोल नाइट्रोजन बनेगा, 3 को इधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, 1/3 मोल। इस वक्त हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड का कितना मोल है, वो कहां कहां गया, ये है 1.14।
तो 1.14 मोल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड विल प्रोड्यूस 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से 1.14। आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलता है 0.38 मोल। 0.38 मोल ऑफ नाइट्रोजन पैदा होंगे अगर 1.14 मोल यूज हो रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के। अब आप मुझे बताएं कि ये मिकदार कम है प्रोडक्ट की या ऊपर वाली मिकदार? ऑब्वियसली नीचे वाली मिकदार यानी 0.38 मोल कम है और 0.53 मोल ज्यादा है, तो ये लीस्ट मिकदार है। ये लीस्ट मिकदार है किसकी? प्रोडक्ट की। किसने बनाई है? क्यूप्रिक ऑक्साइड ने। इसका मतलब इस केस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है? वो है CuO। और जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कौन है? वो है अमोनिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चलाना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल प्रोडक्ट की मिकदार कितनी बन रही है, वो ये बन रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? मोल्स ऑफ N2 जो पैदा हो रहे हैं वो हैं 0.38 मोल। ये मोल आ गए। हमें क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे? मैस। मोल से मैस में कैसे जाते हैं यार? कितना प्यारा फार्मूला है ये देखो। मोल मौजूद है 0.38, मोलर मैस कितना होता है? N2 का, एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे का 14, टोटल क्या होगा? 28। करो इसे मल्टीप्लाई, आंसर क्या निकलता है? आंसर निकलता है 10.64 ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 4.18 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें वॉल्यूम की टर्म इस्तेमाल हुई है, मगर आप इसे इस तरीके से अगर करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। न्यूमेरिकल क्या है आइए देखते हैं। वो कहता है लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी लेड नाइट्रेट एक साल्ट है, उसको पानी में डाल दें तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। और दूसरी तरफ सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया तो हमारे पास लेड सल्फेट बना जो पानी में हल नहीं होता और नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ जाए उसे प्रेसिपिटेट या PPT कहते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। बाकी ये सोडियम नाइट्रेट ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो वो कहता है ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इस प्रोडक्ट में आप देखें दो आइंस हैं, लेड का आइन जिस पर +2 का चार्ज है, -2 के चार्ज वाला सल्फेट आइन। तो इस पूरे रिएक्शन में एक तो ये लेड का एक आइन इस्तेमाल हुआ है इस रिएक्शन के मुताबिक और सल्फेट का भी एक यूज हुआ है, ठीक है। तो हमारा ज्यादातर जो ताल्लुक रहेगा वो लेड और मतलब लेड आइन और सल्फेट आइन से रहेगा, बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है। आइए समझते हैं सवाल में उसने कहा है 1.25 dm क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर dm क्यूब ऑफ लेड नाइट्रेट। मतलब इसको समझें, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1.25 dm क्यूब। उसमें मोल कितने हैं लेड नाइट्रेट के? 0.05। ओके। इसी तरह 2 dm क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर dm क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 dm क्यूब। उसमें मोल कितने हैं सोडियम सल्फेट के? वो है 0.025। ओके। अब करना क्या है? सबसे पहले जो है थोड़ा सादगी की तरफ आते हैं कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ। हम सबसे पहले जो हमें मिकदार दी जाती थी ना, हम उससे मोल्स कैलकुलेट करते थे। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ लेड आइन और सल्फेट आइन इन देयर सॉल्यूशंस। तो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में यही आइंस ने आना है तो हम इन्हीं आइंस के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अब समझना, अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपको समझा रहा हूं कि 1 मोल लेड नाइट्रेट, यहाँ पे 1 मोल लेड नाइट्रेट है, उसके अंदर कितने लेड आइन के कितने मोल हैं? जाहिर है 1 मोल होंगे। देखो ना, लेड एक अदद है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 मोल। ये सारा 1 मोल है। जब ये टूटेगा तो ये 1 लेड दे रहा है ना, एक मोल लेड दे रहा है, 1 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट कंटेन लेड आइन कितना? 1 मोल। हमारे पास 1 मोल तो नहीं है किसके? लेड नाइट्रेट के। हमारे पास है 0.05 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट कंटेन Pb+2। जब 1 मोल लेड नाइट्रेट लेड आइन 1 मोल दे रहा है तो 0.05 मोल भी लेड नाइट्रेट लेड आइन कितना देगा? 0.05 मोल। इसका मतलब ये मोल हमारे किसके हैं? लेड आइन के भी यही मोल हैं जो उसने लेड नाइट्रेट के दिए हैं। आगे चलें। देयरफॉर अब हमने क्या करना है? अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड आइन कैलकुलेट करने हैं। अरे वो तो हैं पड़े। नो 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 नो, वो जो है वो हमारे पास जो मौजूद हैं वो गिवन है। हमने कैलकुलेट करने हैं वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की हेल्प से। तो कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड आइन इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था फार्मूला, N इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V। मोलर कंसंट्रेशन में C मोलर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन कितनी है लेड की?
लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है 1 पॉइंट, बल्कि नहीं, कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं, वो ये है 0.0, यही वाली 0.05 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये है 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर टोटल निकल आएगा 0.0625, 0.0625 मोल। ये किसके मोल निकल आए हैं, ये हमारे पास बेसिकली लेड आयन के मोल निकल आए हैं। ओके, उसके बाद हम सल्फेट के सेम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि 1 मोल सोडियम सल्फेट कंटेन सल्फेट आयन। ये देखो, ये सल्फेट, सोडियम सल्फेट का 1 मोल है, तो इससे सल्फेट भी कितने मोल निकला है, 1 मोल निकला है। 1 मोल सल्फेट रखते हैं, ये हमारे पास कितने हैं टोटल, 0.025 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट हैं, तो 0.025 मोल ही हमें मिलेंगे किसके, सल्फेट आयन के। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे सल्फेट आयन के। अच्छा, ये नीचे वाले जो नंबर ऑफ मोल है ना, बेसिकली ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, सेम वैसे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन यही होती है 0.025 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 dm³, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इसका आ जाना चाहिए कितना, 0.05, कितना आंसर आया, 0.05 मोल। इसका मतलब ये हुआ हमारे रिएक्टेंट में एक है सल्फेट का आयन और एक है लेड का आयन। लेड के आयन के 0.05 मोल हैं और सल्फेट के आयन के 0.025 मोल हैं। अब हम देखेंगे कि पहले की तरह कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट से भी और इस रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट की मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हमारा रिएक्टेंट कौन है, लेड है, तो हम इधर लिखेंगे Pb+2 और इधर हम हमारा प्रोडक्ट लिखेंगे ये वाला Pb लेड सल्फेट। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे लेड के कितने आयन हैं, 1 मोल, ये 1 मोल यहाँ है। ओके, तो लेड सल्फेट भी कितना बन रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, 1 मोल, बराबर हैं दोनों। यानी अगर लेड के आयन 1 मोल हैं तो प्रोडक्ट यानी लेड सल्फेट भी 1 मोल बन रहा है। एक्चुअल लेड के आयन कितने हैं, लेड के आयन है ये 0.0 नहीं, सॉरी ये वाले नहीं, रियली सॉरी, ये कहाँ गया, ये वाले, जी हाँ ये वाले हैं ओरिजिनल, तो ये हैं 0.0625, तो इसके भी इतने ही बनेंगे, जाहिर है क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये जितने हैं तो ये भी इतने बनेंगे, 0.0625 मोल प्रोडक्ट। ओके, अब हम दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं जो कि सल्फेट है, SO4-2 रेशो प्रोडक्ट PbSO4। इक्वेशन में SO4 1 है, 1 मोल है, यहाँ पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 मोल है, 1 मोल, और इसके भी कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल, तो फिर वो भी बराबर होंगे। SO4 के ओरिजिनल मोल कितने हैं, 0.05। ओके, तो इसके भी कितने बनेंगे, 0.05 मोल। अब आप ये देखें दोनों में से कौन कम है, 0.05 मोल कम है या 0.06 मोल कम है। 0.06 बड़ी वैल्यू है, 0.05 छोटी वैल्यू है, तो ये लीस्ट मिकदार है, ये लीस्ट मिकदार बन रही है किसकी, प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो यही है, कौन, SO4 सल्फेट आयन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का कहें या पूरे आप इसको सोडियम सल्फेट को कह दें कि ये सोडियम सल्फेट वाला जो रिएक्टेंट है ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। या इसको पूरा लिख दें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो असल जो मिकदार है प्रोडक्ट की वो ये है, यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट PbSO4 वो हमारे पास क्या है, 0.05। हमें क्या निकालना था, मैस, मोल से मैस निकालना था, फार्मूला यार वही पुराना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल हमें पता है 0.05, मोलर मैस उसने हमें दे दिया होगा, नहीं दिया तो आप खुद कैलकुलेट कर लें। PbSO4 लेड का होता है 207.2 जमा S का होता है 32 जमा 4 ऑक्सीजन का 64, सारे को कैलकुलेट करें 300 समथिंग होगा, 303.3, यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है 303.2 या 3, बल्कि जो भी है 3 या 2, खैर इसको आप मल्टीप्लाई करें, आंसर इसका क्या निकलेगा,
आंसर इसका निकलेगा 15.2 ग्राम। 15.2 ग्राम ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो मैंने आपको क्लियर करवा दी। अगर आप इसको ऐसे ही लिख लें जैसे मैंने कराया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर। थैंक यू वेरी मच। किताब में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, वो शायद आपको सही समझ ना आए।